हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत आईडीडी ट्रेड के फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर 2 की, यानी कि पेपर नंबर जो हमारा 2 है वो आपका सब्जेक्ट है विकासात्मक दिव्यांगता वाले बच्चों की विशेषताएं। इस सब्जेक्ट को केवल आईडीडी के बच्चे ही इसका अध्ययन करेंगे, बाकी एचआई और वीआई ट्रेड के बच्चे इसका अध्ययन नहीं करेंगे। तो ये एक तरीके से सॉल्व पेपर है जो आप लोगों को सॉल्व कराया जाएगा। फर्स्ट ईयर का है, आप इसको क्लियर कर लें ताकि कुछ बच्चों को सब्जेक्ट्स वगैरह नहीं मालूम होते हैं, पूरे साल वो सिलेबस नहीं देखते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि फर्स्ट ईयर का है या सेकेंड ईयर का है। तो मैं बता दूं 1 से 6 तक के जो पेपर हैं वो आपके फर्स्ट ईयर के होते हैं, और 7 से ले करके अब पहले तो आपके 12 पेपर थे, लेकिन अब एक और जुड़ गया है, तो कुल 13 पेपर तक आपके सेकेंड ईयर के होते हैं। तो उसमें से आपका ये सेकेंड पेपर है जिसको आज हम देखने वाले हैं, और इसमें हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करने वाले हैं। जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे लगभग 100 के करीब में होंगे जो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, और एक ही वीडियो में, ये पूरी वीडियो में आपको केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही कराए जाएंगे। मतलब एक वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे, अदर से आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ से तैयारी कर रहे हैं तो आपकी बेटर तैयारी कराई जाएगी ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से आपको हेल्प मिल सके। तो आप देख सकते हैं ये आपका सब्जेक्ट है विकासात्मक दिव्यांगता वाले बच्चों की विशेषताएं। कोर्स कोड भी आप देख लें, आपके एडमिट कार्ड में भी यही चीज़ें दिखेंगी आपको। तो हम चलिए देखते हैं कि हमें क्या कुछ सॉल्व करना है आज। क्वेश्चंस देखते हैं इसके सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के। ये आप देख सकते हैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं वो सभी यहाँ पे आपको एक साथ मिलने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का एक सामान्य प्रारंभिक लक्षण है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है लगातार आँख से संपर्क, दूसरा है 12 महीने तक बड़बड़ाना, तीसरा है सामाजिक संपर्क में सीमित रुचि, चौथा है 2 महीने तक लोगों को देखकर मुस्कुराना। तो यहाँ पे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का प्रारंभिक लक्षण पूछा गया है। तो ऐसे बच्चों में जो प्रारंभिक लक्षण दिखता है वो सामाजिक संपर्क में सीमित रुचि, यानी कि वो सामाजिक संपर्क यहाँ पे स्थापित करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, लोगों से संबंध बनाना वो नहीं चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 2 की। इसमें कहा गया है कि विकासात्मक दिव्यांगताओं के लिए एक जोखिम कारक में शामिल है। तो विकासात्मक दिव्यांगताओं के लिए एक जोखिम कारक क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन है कि जन्म के समय अधिक वजन, दूसरा है गर्भावस्था के दौरान विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आना, तीसरा है अधिक उम्र में पिता बनना, और चौथा है केवल स्तनपान कराना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, गर्भावस्था के दौरान विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आना। अगर इस तरीके से देखा जाए तो जो आपके सभी डिसेबिलिटी हैं उसमें 3 कारण बताए गए हैं, जन्म के पहले, जन्म के समय और जन्म के बाद। अगर आप इन तीनों समय में अच्छे से देखभाल कर लेते हैं तो बच्चों में कभी भी डिसेबिलिटी आने का
संभावना जो है वो बहुत ही कम हो जाता है, 1% के बराबर हो जाता है अगर यहाँ पे काफ़ी केयरफुली अगर वहाँ पे माँ की देखभाल किया जा रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि कौन सा लक्षण बच्चों में विकासात्मक विलंब से जुड़ा है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा कि 12 महीने तक स्वतंत्र रूप से चलना। दूसरा हो जाएगा कि अपनी उम्र के हिसाब से सीमित भाषण या शब्दावली। तीसरा हो जाएगा साथियों के साथ खेलना पसंद करना। और चौथा हो जाएगा लगातार उनके नाम पर प्रतिक्रिया देना। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ऑप्शन में, तो फिर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अपनी उम्र के हिसाब से सीमित भाषण या शब्दावली, जो कि विकासात्मक विलंब से जुड़ा होता है और ये बच्चे के अंदर अक्सर दिखाई भी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करेंगे कि पूर्व स्कूली बच्चों में ADHD, जिसको क्या कहते हैं कि ध्यान भाव अति सक्रियता विकार, ये एक प्रारंभिक लक्षण है। तो पहला ऑप्शन है कि शांत और केंद्रित व्यवहार। दूसरा है अत्यधिक बात करना और बैठे रहने में कठिनाई। तीसरा है प्रारंभिक पढ़ने का कौशल। और चौथा है बार बार झपकी देना। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे ध्यान की कमी होती है बच्चों में ऐसे, तो वो अत्यधिक बात करना और बैठे रहने में उनको एक जगह कठिनाई होती है। तो ADHD के बच्चे वो अक्सर अपनी ध्यान को अदर जगह पे भी लगाते रहते हैं, एक जगह उनका ध्यान टिक कर नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करेंगे कि विकासात्मक दिव्यांगताओं के लिए एक जन्म पूर्व जोखिम कारक है। तो जन्म पूर्व जो जोखिम कारक है वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि गर्भावस्था के दौरान नियमित शारीरिक गतिविधि। दूसरा है कम मातृ तनाव स्तर। और तीसरा है मातृ धूम्रपान। और तीसरा है कि गर्भावस्था के दौरान संतुलित आहार। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जोखिम जो कारक है वो है मातृ धूम्रपान, यानी कि अगर माता जन्म से पहले बच्चे के यानी कि गर्भावस्था के दौरान वो नशीली दवाओं का सेवन कर रही है, धूम्रपान कर रही है, सिगरेट वगैरह पी रही है या ड्रग्स वगैरह का सेवन कर रही है या शराब पी रही है, तो ऐसे में बच्चे में दिव्यांगता आने के चांसेस बढ़ जाते हैं और उनमें कहीं ना कहीं विकास की जो प्रक्रिया होती है वो काफ़ी धीमी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करेंगे कि विकासात्मक दिव्यांगताओं के लिए प्रारंभिक पहचान और अभिनिर्देशित का प्राथमिक लक्ष्य है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा कि लक्षणों की शुरुआत में देरी करना। दूसरा हो जाएगा तत्काल इलाज प्रदान करना। और चौथा होगा प्रारंभिक हस्तक्षेप और सहायता सुनिश्चित करना। और चौथा होगा अनावश्यक चिकित्सा नियुक्तियों से बचना। तो यहाँ पे हम एक बार क्वेश्चन और देखते हैं कि विकासात्मक दिव्यांगताओं के लिए प्रारंभिक पहचान का जो प्राथमिक लक्ष्य होता है वो ये होता है कि प्रारंभिक हस्तक्षेप और सहायता सुनिश्चित करना। ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 7 की कि कौन सा पेशेवर सबसे पहले एक छोटे बच्चे में विकासात्मक विलंब की पहचान करने की संभावना रखता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा बाल रोग विशेषज्ञ। दूसरा हो जाएगा हाई स्कूल शिक्षक। तीसरा हो जाएगा कॉलेज परामर्शदाता। और चौथा हो जाएगा फार्मासिस्ट। तो यहाँ पे अगर हम पेशेवर की बात करें, जो छोटे बच्चों में जो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम देखा जाता है उसकी पहचान जो करता है वो होता है बाल रोग विशेषज्ञ। ये पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात करेंगे कि प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाओं में आमतौर पर शामिल है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा कैरियर परामर्श। दूसरा हो जाएगा शारीरिक व्यावसायिक और भाषण चिकित्सा। तीसरा हो जाएगा सेवानिवृत्ति योजना। और चौथा हो जाएगा कर तैयारी सहायता। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी की, जो कि आपका सटीक बैठता है कि शारीरिक व्यावसायिक और भाषण चिकित्सा जो है वो प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाओं के अंतर्गत आता है।
अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 पे, कि प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाओं के लिए बच्चे को संदर्भित करने का सबसे अच्छा समय है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा कि जैसे ही विकासात्मक विलंब का संदेह होता है। दूसरा हो जाएगा जब बच्चा किंडरगार्टन शुरू करता है। तीसरा हो जाएगा बच्चे के 5 साल का होने के बाद। और चौथा हो जाएगा केवल तभी जब बच्चा स्कूल के प्रदर्शन मानकों को पूरा करने में विफल रहता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जैसे ही विकासात्मक विलंब का संदेह होता है, प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाएं वहाँ पर बच्चों के लिए लागू कर देना चाहिए, जिससे बच्चे में दिव्यांगता आने की संभावना ना रहे, या फिर अगर आ भी रही हो तो उसको जड़ से ख़त्म किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात करेंगे कि प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाओं के लिए कौन अभिनिर्देशित कर सकता है। तो पहला ऑप्शन है केवल माता पिता। दूसरा है केवल बाल रोग विशेषज्ञ। तीसरा है माता पिता, देखभाल करने वाले और जो स्वास्थ्य सेवा प्रदाता होते हैं। चौथा है केवल स्कूल प्रशासक। तो यहाँ पे हम बात करेंगे प्रारंभिक हस्तक्षेप जो सेवाएं होती हैं इसको अभिनिर्देशित करने की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें आपके जो शामिल होते हैं वो माता पिता भी होते हैं, देखभाल करने वाले भी होते हैं, और जो स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं देते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं, जो कि प्रारंभिक हस्तक्षेप करके बच्चे को दिव्यांगता होने से बचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 11 की बात करेंगे कि विकासात्मक दिव्यांगताओं को सबसे अच्छी तरह से इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो इसको किस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है कि सीखने और व्यवहार में अस्थायी विलंब, या दूसरा बचपन में होने वाली पुरानी स्थितियाँ। तीसरा है अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता वाली गंभीर बीमारियां। और चौथा है मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं केवल वयस्कों में ही होती है। तो यहाँ हम बात करेंगे विकासात्मक दिव्यांगता की सबसे अच्छी तरह से, अगर यहाँ पे कोई परिभाषित कर रहा है ऑप्शन, तो वो है आपका पहला, सीखने और व्यवहार में अस्थायी विलंब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 12 है कि तंत्रिका विकासात्मक विकार विशेष रूप से संदर्भित करते हैं। तो नर्वस सिस्टम जो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, यहाँ पे हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये किसको निर्देशित करता है। तो पहला ऑप्शन है कि वयस्कता में प्राप्त शारीरिक दिव्यांगताएं, या फिर व्यवहार, स्मृति या सीखने को प्रभावित करने वाले मस्तिष्क के कार्य के विकार, या फिर बचपन की अस्थायी बीमारियां, या फिर विकार जो केवल मोटर कौशल को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। यहाँ पे बिहेवियर प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगा, या फिर स्मृति या सीखने को प्रभावित करने वाले जो मस्तिष्क के कार्य के विकार हैं, ये आपके तंत्रिका जो विकासात्मक विकार होता है इसके लक्षण प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 13 है कि विकासात्मक देरी का अर्थ है। तो विकासात्मक देरी का क्या अर्थ होता है। नंबर 1 ऑप्शन अस्थायी दिव्यांगताएं। नंबर 2 है आपका कि विकासात्मक उपलब्धि प्राप्त करने में धीमी प्रगति। और 3 है आपका विकासात्मक उपलब्धि प्राप्त करने में उन्नत प्रगति। और चौथा है बाल विकास से असंबंधित। तो यहाँ पे अगर हम विकासात्मक देरी का अर्थ जानें तो आपका सटीक बैठता है दूसरा ऑप्शन, क्योंकि विकासात्मक उपलब्धि प्राप्त करने में अगर धीमी प्रगति है तो वो विकासात्मक देरी का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। ये थोड़ा ब्लर है, आपको देखने में समस्याएं होंगी, तो आप लोग इसको माइंड मत करिएगा। मैं जो बोल रही हूँ उसको ही आप सुन करके यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण है। तो विकासात्मक विकार का जो उदाहरण है उसमें पहला ऑप्शन है अस्थमा, दूसरा है मधुमेह, तीसरा है डिस्लेक्सिया और चौथा है उच्च रक्तचाप। तो विकासात्मक में यानी कि आपके लर्निंग डिसऑर्डर में अगर हम बात करें तो उसमें आपके सी ऑप्शन सही हो जाएगा, डिस्लेक्सिया।
डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार होता है, ये SLD के अंतर्गत आता है। SLD का मतलब होता है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, ये विशिष्ट अधिगम अक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 15 की बात करेंगे। तो विकासात्मक दिव्यांगताओं में प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप से निम्न क्या हो सकते हैं। तो विकासात्मक दिव्यांगता में अगर हम प्रारंभिक पहचान कर ले रहे हैं फिर हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो ऐसे में आप जानते ही हैं प्रारंभिक पहचान करके हम दिव्यांगता को हस्तक्षेप की प्रक्रिया में ला करके रोक सकते हैं। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा कि भविष्य की सेवाओं की लागत में कमी, और दूसरा आपका है जीवन भर देखभाल की लागत में वृद्धि, और तीसरा है कौशल के विकास में देरी, और चौथा है विकास पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं। तो जैसा कि मैंने कहा कि हस्तक्षेप लागू करके हम दिव्यांगता को रोक सकते हैं, उसको पहचान करके। तो कहीं ना कहीं भविष्य में जो हमें सेवाएं देनी होगी उसमें कमी आ जाएगी, अर्थात हमें फिर उसकी स्थिति में सुधार लाना होगा, और जब सुधार आ जाएगा तो भविष्य में हमें फिर उसके प्रति ज़्यादा कार्य नहीं करना होगा, कोई और सेवा नहीं देनी होगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की, कि प्रारंभिक हस्तक्षेप का एक महत्वपूर्ण लाभ है। तो पहला ऑप्शन है कि जीवन की निम्न गुणवत्ता, दूसरा है बेहतर शैक्षणिक परिणाम, और तीसरा है सामाजिक संपर्क में कमी, और चौथा है वयस्कता में निर्भरता में वृद्धि। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी बेटर है, क्योंकि बेहतर शैक्षणिक परिणाम जो है वो प्रारंभिक हस्तक्षेप का एक महत्वपूर्ण लाभ होता है। आगे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 कहता है कि प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाएं सबसे प्रभावी तब होती हैं जब, पहला ऑप्शन किशोरावस्था के दौरान प्रदान की जाती हैं, या फिर देरी या दिव्यांगता का पता चलने पर शुरू की जाती हैं, या फिर स्कूल की उम्र तक देरी की जाती है, या फिर केवल वयस्कता में उपयोग की जाती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, देरी या दिव्यांगता का पता चलते ही शुरू कर देना चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो प्रारंभिक हस्तक्षेप करके आप सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, और वो काफ़ी लाभकारी भी होगा उस बच्चे या व्यक्ति के लिए। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की, कि एक व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम IEP को निम्नलिखित के लिए डिजाइन किया गया है। तो पहला ऑप्शन कि सभी छात्रों के लिए एक मानकीकृत पाठ्यक्रम प्रदान करता है क्या IEP, या फिर बच्चे की अद्वितीय सीखने की ज़रूरतों को विकासात्मक दिव्यांगता के साथ में संबोधित करता है, या फिर सामान्य शिक्षा को विशेष शिक्षा से बदलता है ये, या फिर हाई स्कूल तक शैक्षणिक हस्तक्षेप में देरी करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। IEP जो है ये इसलिए डिजाइन किया जाता है क्योंकि बच्चे की अद्वितीय सीखने की ज़रूरतों को विकासात्मक दिव्यांगता के साथ में ये संबोधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है कि समावेशी शिक्षा का अर्थ है। तो समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ होता है। पहला ऑप्शन है कि दिव्यांग बच्चों को अलग अलग कक्षाओं में शिक्षित करना। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। किसी भी बच्चे को हम अलग नहीं करते हैं समावेशी शिक्षा में। दिव्यांग बच्चों को हम अलग अलग बिठाएंगे और सामान्य बच्चों को अलग अलग बिठाएंगे तो फिर ये गलत बात है। ये हम समावेशी शिक्षा में सामान्य और दिव्यांग दोनों बच्चों को एक साथ बिठाते हैं, तो ये ऑप्शन वैसे ही आपका गलत है। दूसरा हो जाएगा आपका कि दिव्यांग बच्चों को सामान्य शिक्षा कक्षाओं में एकीकृत करना। तो एकीकृत जो है आपका ये करने पर जोर दे रहा है, तो ये ऑप्शन आपका सही भी होगा, लेकिन हम फिर भी देखेंगे आगे। तो तीसरा ऑप्शन है केवल विशेष स्कूलों में शिक्षा प्रदान करना। तो केवल विशेष स्कूल इन बच्चों के लिए अभी प्रोवाइड करना प्रेजेंट टाइम उतना मुश्किल है। सरकार भी इस पर ज़्यादा भी सपोर्ट नहीं कर रही है, बट धीरे धीरे आगे चलेगा। लेकिन यहाँ इनको अगर हम केवल विशेष विद्यालय में ही शिक्षा ग्रहण कराएंगे तो कुछ बच्चों में ऐसा होता है कि वो कुंठा के शिकार हो जाते हैं, हीन भावना आने लगती है, तो फिर वो बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। वैसे
केवल लग गया है तो वैसे भी ये निगेटिव वर्ड्स है तो गलत हो जाएगा आपका। चौथा ऑप्शन है कि दिव्यांग बच्चों को मुख्यधारा विषय की शिक्षा से बाहर रखना, तो ये तो बिल्कुल गलत है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो कि आपके समावेशी शिक्षा का अर्थ यहाँ पे बता रहा है कि दिव्यांग बच्चों को सामान्य शिक्षा कक्षाओं में एकीकृत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 20 है कि विकासात्मक दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का महत्वपूर्ण लाभ है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सीमित सामाजिक संपर्क, दूसरा हो जाएगा सामाजिक एकीकरण और साथियों के साथ अंतःक्रिया में वृद्धि, तीसरा हो जाएगा केवल विशेष शिक्षा और चौथा हो जाएगा निम्न शैक्षिक मानक। तो यहाँ पे हम बात करें अगर ऑप्शन की, सही ऑप्शन की, तो ये हो जाएगा आपका दूसरा, क्योंकि विकासात्मक दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा सामाजिक एकीकरण और साथियों के साथ अंतःक्रिया करने में जो वृद्धि को करता है, वही आपका एक तरीके से समावेशी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 21 की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सीखने की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि तथ्यों और सूचनाओं को याद रखना, या फिर अनुभव के कारण व्यवहार या ज्ञान में बदलाव, तीसरा है सूचना का निष्क्रिय ग्रहण और चौथा है दूसरों को वह सिखाना जो आप जानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा कि अनुभव के कारण व्यवहार या ज्ञान में बदलाव। जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता जाएगा, आप उन बच्चों के साथ में काफ़ी कुछ उनको सिखाने के लिए भी तत्पर रहेंगे और कुछ नई नई टेक्निक्स अपनाएंगे, जिसके माध्यम से वो बच्चे सीखने में आगे रहेंगे और सीखने में दिलचस्प भी रहेंगे। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 कि कौन सा सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि सीखना पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया का परिणाम है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा संज्ञानात्मक सिद्धांत, दूसरा हो जाएगा व्यवहारवादी सिद्धांत, तीसरा हो जाएगा मानवतावादी और चौथा हो जाएगा रचनावादी सिद्धांत। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सही ऑप्शन की कि ये किस बात पे जोर देता है कि सीखना पर्यावरण की अंतःक्रिया के अंतर्गत ही करना चाहिए, तो वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा व्यवहारवादी सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 23 की कि निम्नलिखित में से कौन दृश्य शिक्षार्थियों का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो पहला ऑप्शन है कि वे व्याख्यान सुनकर सबसे अच्छा सीखते हैं, दूसरा है वे व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से सबसे अच्छा सीखते हैं, तीसरा है वे पढ़ने और चित्र देखकर सबसे अच्छा सीखते हैं और चौथा है वे दूसरों से बात करके सबसे अच्छा सीखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वे पढ़ने और चित्र देखकर सबसे अच्छा सीखते हैं। जब उनके सामने आप फ्लैश कार्ड वगैरह रखेंगे तो फिर उसको देख करके वे उसमें इंटरेस्ट लेंगे और उसको सीखने का प्रयास भी करेंगे। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की कि श्रवण शिक्षार्थी आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति पसंद करते हैं। तो पहला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकें पढ़ना, दूसरा है चर्चाओं में भाग लेना, तीसरा है वीडियो देखना और चौथा है शारीरिक गतिविधियों में शामिल होना। तो जो श्रवण विद्यार्थी होते हैं वे आमतौर पर जो चर्चाओं का भाग होता है उसमें वो अपना पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता स्पर्श गतिशील शिक्षार्थियों से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है कि वे व्याख्यान सुनना पसंद करते हैं, दूसरा है उन्हें अपने हाथों और शारीरिक हरकतों से काम करना अच्छा लगता है, तीसरा है आपका उन्हें पढ़ना और नोट्स लेना पसंद है और चौथा है वे अकेले काम करना पसंद करते हैं। तो यहाँ बात की गई है कि इसमें स्पर्श और गतिशील शिक्षार्थियों से जो जुड़ी हुई है ऐसी विशेषता, तो ऐसी विशेषता आपका बी वाला ऑप्शन है कि उन्हें अपने हाथों से और शारीरिक गतिविधियों से काम करना अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 26 की बात करेंगे
कि निर्देशात्मक कार्यक्रमों की योजना बनाने के लिए सीखने की शैलियों की पहचान करते समय कौन सा सिद्धांत आवश्यक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हो जाएगा कि यह सुनिश्चित करना कि सभी छात्रों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए, और दूसरा कि विभिन्न सीखने की प्राथमिकताओं को उचित मानने के लिए शिक्षण विधियों को अनुकूलित करना, और तीसरा हो जाएगा पारंपरिक शिक्षण विधियों में किसी भी संशोधन से बचना, और चौथा हो जाएगा केवल दृश्य सीखने की टेक्निक पर ध्यान केंद्रित करना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, विभिन्न सीखने की प्राथमिकताओं को उचित मानने के लिए शिक्षण विधियों को अनुकूलित करना। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की, कि छात्र सीखने की शैली की पहचान करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जा सकता है। तो छात्र के सीखने की जो शैली होती है, इसका पहचान करने के लिए जो हम विधि का प्रयोग करते हैं वो हम सबसे ज़्यादा अवलोकन करके करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है केवल मानकीकृत परीक्षण, तो बिल्कुल गलत है। केवल लग गया तो आपका वैसे भी गलत रहेगा, आप ध्यान दीजिएगा इस बात पे। दूसरा अवलोकन है और स्वविवरण है, तो ये आपका सही भी हो जाएगा। तीसरा है कि छात्र व्यवहार के आधार पर अनुमान लगाना, तो अनुमान नहीं लगाना है यहाँ। और केवल माता पिता के साक्षात्कार, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर आपका बी ही सही होगा, अवलोकन और स्वविवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है कि निर्देशात्मक योजना में बहुबुद्धि को समझने का उद्देश्य क्या है। तो पहला ऑप्शन है कि छात्रों को निश्चित शिक्षण समूहों में वर्गीकृत करना। दूसरा है विविध प्रतिभाओं और क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना। तीसरा है शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाना, और चौथा है सीखने में व्यक्तिगत अंतरों को अनदेखा करना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, विविध प्रतिभाओं और क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 29 है कि निम्नलिखित में से कौन गार्डनर की बहुबुद्धि में से एक नहीं है। तो गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, जिसमें इन्होंने 8 सिद्धांत दिए हैं। इनमें से हम देखते हैं भाषाई बुद्धि, तो ये इनका है, ये सही हो जाएगा। तार्किक गणितीय बुद्धि, ये भी सही हो जाएगा। और एथलेटिक बुद्धि और स्थानिक बुद्धि, तो स्थानिक बुद्धि भी सही हो जाएगा। एथलेटिक बुद्धि ये आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है, निगेटिव में हमें देखना है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की, कि पाठ योजनाओं में बहुबुद्धि को शामिल करने से निम्न में मदद मिल सकती है। तो पाठ योजना को जब हम बहुबुद्धि में शामिल करेंगे तो हमें किसमें सबसे ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ये हमें जानना है। तो पहला ऑप्शन है कि छात्रों के विविध समूह के लिए पाठों को अधिक आकर्षक बनाना, या फिर सभी छात्रों के लिए सीखने के अनुभवों को मानकीकृत करना, या फिर सुनिश्चित करना कि केवल अकादमिक रूप से मजबूत छात्र ही सफल हों, या फिर केवल मौखिक और गणितीय कौशल पर ध्यान केंद्रित करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, छात्रों के विविध समूह के लिए पाठों को अधिक आकर्षक बनाना। तो ये 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन हम फिर भी अभी और भी क्वेश्चन हैं जिसको भी हम कवर करेंगे। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की, कि विकासात्मक दिव्यांगता वाले छात्रों का मूल्यांकन करते समय सीखने की शैलियों पर विचार करना क्यों महत्वपूर्ण है। तो पहला ऑप्शन है सभी के लिए एक जैसा मूल्यांकन प्रदान करना। दूसरा है प्रत्येक छात्र की ताकत और आवश्यकताओं के अनुसार मूल्यांकन करना। तीसरा है मूल्यांकन की जटिलता को कम करना। और चौथा है पारंपरिक मूल्यांकन विधियों को बनाए रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, कि प्रत्येक छात्र की ताकत और आवश्यकताओं के अनुसार उसके मूल्यांकन को करना। क्योंकि जो विकासात्मक दिव्यांगता वाले छात्र होते हैं, उनके सीखने की शैली का अगर हम मूल्यांकन कर रहे हैं तो सबसे पहले उनकी आवश्यकता के अनुसार ही उनका मूल्यांकन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, कि विकासात्मक दिव्यांगता वाले गतिज शिक्षार्थी के लिए किस प्रकार का सीखने का मूल्यांकन सबसे अधिक लाभदायक होगा। तो यहाँ पहला ऑप्शन है बहुविकल्पीय परीक्षण करके, या दूसरा है मौखिक
या फिर तीसरा है व्यवहारिक, या चौथा है लिखित। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी की, व्यवहारिक परियोजनाएं करके, क्योंकि जिस भी शिक्षार्थी का जो दिव्यांगता से ग्रसित है उसका जब हम मूल्यांकन करेंगे तो वो सबसे ज़्यादा लाभप्रद आपके बिहेवियर से होगा वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है कि किसी छात्र की सीखने की शैली को समझने से उसके शैक्षिक परिणामों में कैसे सुधार हो सकता है। तो पहला ऑप्शन है शिक्षकों को कम प्रभावी सीखने की शैलियों को अनदेखा करने की अनुमति देकर। दूसरा है यह सुनिश्चित करके कि निर्देश छात्र के लिए अधिक प्रासंगिक और सुलभ हो। तीसरा है केवल छात्र की कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करके। और चौथा है उपयोग की जाने वाली शिक्षण विधियों को सीमित करके। तो यहाँ ऑप्शन नंबर अगर हम बी की बात करें तो यह सुनिश्चित करके कि निर्देश छात्र के लिए अधिक प्रासंगिक और सुलभ है। आप ऐसा मत करिए कि उसके सीखने की शैली में आप उसको काफ़ी टफ चीज़ें देंगे तो फिर वो नहीं कर पाएगा। उसको आप इजी तरीके से सॉल्व कराइए और इजी तरीके के निर्देश भी उसको दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 34 की, कि विकासात्मक दिव्यांगता वाले छात्रों के लिए विभिन्न अनुदेशात्मक रणनीतियों का उपयोग करने का मुख्य लाभ है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि क्या लाभ हो सकता है इससे, अगर हम ऐसी रणनीति अपनाते हैं जिसमें विकासात्मक दिव्यांगता वाले शामिल हैं। तो पहला ऑप्शन है यह निर्देश को अधिक चुनौतीपूर्ण बनाता है। दूसरा है यह सभी छात्रों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है। और तीसरा है यह पाठ्य योजना को सरल बनाता है। और चौथा है यह एक समान शिक्षण परिणाम सुनिश्चित करता है। तो इस क्वेश्चन का अगर हम बेटर ऑप्शन देखें तो वो ऑप्शन नंबर बी होगा कि यह सभी छात्रों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 35 की बात करेंगे कि मूल्यांकन प्रक्रिया पर सीखने की शैलियों के प्रभाव का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा कथन करता है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन में कथन दिए गए हैं। पहला है कि सीखने की शैलियों का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, इस पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा है सीखने की शैलियों को समझना निष्पक्ष और प्रभावी मूल्यांकन तैयार करने में मदद कर सकता है। तीसरा है सीखने की शैलियों की परवाह किए बिना मूल्यांकन समान होना चाहिए। और चौथा है केवल दृश्य शिक्षार्थी ही अनुकूलित मूल्यांकन से लाभान्वित होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, सीखने की शैलियों को समझना निष्पक्ष और प्रभावी मूल्यांकन तैयार करने में मदद कर सकता है। बाकी सब अगर आप देखेंगे तो उसमें निगेटिव वर्ड्स लगे हुए हैं जो कि आपके ऑप्शन सही नहीं है। मूल्यांकन समान होना चाहिए तो ये भी गलत हो जाएगा, और किसी भी शैली की परवाह किए बिना तो ऐसा नहीं होता है। और यहाँ केवल दृश्य शिक्षार्थियों का ही अनुकूलित मूल्यांकन हो तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 36 की बात करेंगे कि ASD का क्या अर्थ है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इसका फुल फॉर्म है। तो आप ऑप्शन जान ही गए होंगे। पहला है धारणा भाव विकार। धारणा भाव विकार का मतलब होता है जो ध्यान केंद्रित न कर पाए। दूसरा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, यही आपका सही ऑप्शन भी होगा। और चिंता तनाव विकार ये गलत ही है। स्वचालित डाउन सिंड्रोम विकार ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 37 की बात करेंगे कि निम्न में से किसे ASD का संभावित कारण नहीं माना जाता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आनुवंशिक कारक, दूसरा हो जाएगा पर्यावरणीय कारक, तीसरा हो जाएगा टीके, और चौथा हो जाएगा आहार संबंधी कारक। तो यहाँ पे हम ऑप्शन अगर हम सी देखें टीके, तो ASD का ये कारण नहीं माना जाता है क्योंकि टीका यहाँ पे कोई अपना रोल नहीं देता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होने में। जिन भी बच्चे को ये हुआ होता है ASD, तो उसमें आपके टीका जो है इसकी भूमिका नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 38 की, कि दुनिया भर में ASD का
अनुमानित प्रचलन क्या है? तो 100 में से 1 है, 500 में से 1 है, 1000 में से 1 है या 10,000 में से 1 है। तो ASD प्रत्येक 100 में से 1 को ASD प्रॉब्लम होता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है कि ऑटिज्म के बारे में एक सामान्य मिथक क्या है? मिथक का मतलब झूठ। पहला ऑप्शन है कि ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्ति भावनाओं को महसूस नहीं कर सकते। दूसरा है ऑटिज्म खराब पालन पोषण के कारण होता है। तीसरा है ऑटिज्म को दवा से ठीक किया जा सकता है। और चौथा है ऑटिज्म केवल लड़कों को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कि ऑटिज्म केवल लड़कों को ही प्रभावित करता है, ये लड़कियों में नहीं होता है। ये ऑप्शन आपका क्या है? झूठ है, ये आपका सही नहीं है। लड़कियों को भी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 40 पे कि कौन सा सिद्धांत बताता है कि ऑटिज्म मस्तिष्क के विकास में अंतर से उत्पन्न होता है। तो पहला ऑप्शन है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, दूसरा है तंत्रिका संज्ञानात्मक सिद्धांत और चौथा है व्यवहारवादी सिद्धांत और डी है आपका मानवतावादी सिद्धांत। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी की कि इसमें जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है इसमें विकास में अंतर से जो उत्पन्न होता है वो तंत्रिका संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के माध्यम से होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 41 है कि ऑटिज्म में संवेदी प्रसंस्करण कठिनाइयाँ इस प्रकार प्रकट हो सकती हैं। तो पहला ऑप्शन है कि शोर के प्रति अति संवेदनशीलता, दूसरा स्पर्श के प्रति अल्प सक्रियता, तीसरा है दृश्य उत्तेजनाओं के प्रति कम प्रतिक्रियाशीलता और डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो ऑटिज्म में आप कठिनाई देखते हैं उन सब में आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन भी सही है कि शोर के प्रति अति संवेदनशीलता भी होती है, स्पर्श के प्रति भी इनकी जो सक्रियता होती है बहुत कम होती है, दृश्य के प्रति भी उत्तेजनाएं इनकी कम होती हैं। तो ये आपके ऑप्शन नंबर डी के तरफ बढ़ता है और डी आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 42 की बात करेंगे कि ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्तियों में संचार का कौन सा पहलू आमतौर पर प्रभावित होता है। तो पहला ऑप्शन है कि मौखिक संचार, दूसरा है अशाब्दिक संचार, तीसरा है लिखित संचार और चौथा है उपरोक्त सभी। तो ऑटिज्म में पीड़ित जो बच्चे होते हैं या व्यक्ति होते हैं उनमें संचार का जो पहलू होता है वो लगभग सभी प्रभावित होता है, क्योंकि उन्हें मौखिक संचार करने में भी समस्याएं आती हैं, उनको अशाब्दिक संचार करने में, सांकेतिक रूप से भी संचार करने में, कम्युनिकेशन करने में समस्याएं आती हैं और उनको लिखित कम्युनिकेशन करने में भी समस्याएं आती हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी ऑप्शन आपके सही हैं। आगे हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर 43 की कि सामाजिक संपर्क के संदर्भ में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है ये निम्न में से कौन सी विशेषता है। तो पहला ऑप्शन है व्यंग को समझने में कठिनाई, दूसरा है सामाजिक संपर्क की प्रबल इच्छा, तीसरा है उत्कृष्ट नेत्र संपर्क और चौथा है मित्र बनाने में आसानी। तो यहाँ पे सामाजिक संपर्क में अगर हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर देखें तो इसमें जो विशेषता देखने को मिलती है वो है व्यंग को समझने में कठिनाई। कोई कुछ भी इनको कह दे वो उसको ये नहीं समझ सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 44 है कि कौन सी सीखने की विशेषता आमतौर पर विभिन्न आयु और दिव्यांगताओं में देखी जाती है। तो पहला ऑप्शन है कि दृश्य सीखने की शैली, दूसरा है श्रवण सीखने की शैली, तीसरा है गतिज सीखने की शैली और चौथा है सभी। तो यहाँ पे आमतौर पर अगर हम देखें तो ऐसी दिव्यांगताओं में सभी चीज़ें प्रभावित होती हैं। उनको देखने में भी प्रॉब्लम होती है, सुनने में भी प्रॉब्लम होती है, चलने में भी प्रॉब्लम होती है। तो सभी ऑप्शन आपके यहाँ पे सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी।
आगे बात करेंगे ऑप्शन नंबर 45 की तंत्रिका संज्ञानात्मक सिद्धांतों पर आधारित कक्षा शिक्षण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो पहला ऑप्शन है तथ्यों को याद रखना, दूसरा है रटना सिखाना, तीसरा है अंतर्निहित अवधारणाओं को समझना और चौथा है निष्क्रिय सीखना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम सी की बात करेंगे, अंतर्निहित अवधारणाओं को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 46 की बात करेंगे कि अनुमान है ASD वाले कितने प्रतिशत व्यक्तियों में संवेदी प्रसंस्करण संबंधी समस्याएं हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका 70 से 80%। बाकी 10 से 20%, 30 से 40, 50 से 60 ये आपके सभी गलत हो जाएंगे ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी जो है 70 से 80% जो है वो ASD वाले जो व्यक्ति हैं उनमें समस्याएं देखने को मिलती है, मतलब इतने व्यक्तियों में आपको समस्याएं देखने को मिलती हैं। आगे क्वेश्चन नंबर हम 47 की बात करेंगे कि किस ऐतिहासिक दृष्टिकोण ने ऑटिज्म को बचपन के सिजोफ्रेनिया के रूप में देखा। तो पहला ऑप्शन है मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण, दूसरा है व्यवहारिक दृष्टिकोण, तीसरा है चिकित्सा और चौथा है तंत्रिका संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण जो है ये ऑटिज्म को बचपन के सिजोफ्रेनिया के रूप में देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 48 है कि ऑटिज्म में संवेदी प्रसंस्करण मुद्दों से जुड़ा एक सामान्य व्यवहार क्या है। तो पहला ऑप्शन है शोरगुल वाले वातावरण की तलाश करना, दूसरा है भोजन की कुछ बनावटों से बचना, तीसरा है तेज रोशनी को नज़रअंदाज करना, चौथा है भीड़ भाड़ वाली जगहों का आनंद लेना। तो यहाँ ऑटिज्म में अगर संवेदी प्रसंस्करण से जुड़े बात करें जिसमें सामान्य व्यवहार देखा जा सकता है वो है भोजन की कुछ बनावटों से बचना। ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 49 है कि ऑटिज्म में विचार और व्यवहार की एक विशेषता क्या होती है। तो पहला ऑप्शन है अत्यधिक लचीली सोच, दूसरा है अमूर्त अवधारणाओं के साथ में कठिनाई, तीसरा है मजबूत भावनात्मक विनिमय और डी है बदलाव के साथ त्वरित अनुकूलन। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ऑटिज्म में विचार और व्यवहार की विशेषता, तो अमूर्त अवधारणाओं के साथ में कठिनाई महसूस करना, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी वाला। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 की कि ऑटिज्म के प्रचलन के बारे में हाल ही शोध ने क्या दिखाया है। तो इसके बारे में शोध किया गया था, तो वहाँ पे क्या दिखाया गया। नंबर 1 ऑप्शन विकसित देशों में प्रचलन में कमी या सभी क्षेत्रों में प्रचलन में कम वृद्धि, या फिर पिछड़े दशक में स्थिर प्रचलन, और डी है विकासशील देशों में प्रचलन में कमी। तो यहाँ हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी की कि सभी क्षेत्रों में प्रचलन में वृद्धि देखने को मिली है। 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। आगे हम वीडियो में अभी 50 क्वेश्चन लगभग और करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी नाम से चैनल है और इसी नाम से आपका टेलीग्राम चैनल भी है, स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी, जहां पे आपको इसकी पूरी PDF मिलने वाली है। आप अभी जा कर के ज्वाइन करें और वहां से PDF हासिल कर लें। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 की कि कौन सा सिद्धांत बताता है कि ऑटिज्म मन के सिद्धांत में कमी से उत्पन्न होता है। तो पहला ऑप्शन है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, दूसरा है मन की परिकल्पना का सिद्धांत, तीसरा है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, चौथा है लगाव का सिद्धांत। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, मन की परिकल्पना का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 52 की बात करेंगे कि ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्तियों के साथ अक्सर कौन सी सीखने की विशेषता जुड़ी होती है। तो पहला ऑप्शन है समूह गतिविधियों के साथ में प्रबल प्राथमिकता, दूसरा है अमूर्त सोच में कठिनाई, और तीसरा है उत्कृष्ट श्रवण स्मृति, और चौथा है व्याख्यान शैली शिक्षण के लिए प्राथमिकता। तो यहाँ पे हम अगर बात करें ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्तियों के साथ में
जो सीखने की विशेषता जुड़ी हुई है वो आपके अमूर्त सोच में कठिनाई को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 53 है कि ऑटिज्म के निदान में हाल ही में क्या प्रवृत्ति देखी गई है। तो पहला ऑप्शन है कि प्रारंभिक निदान में कमी आई है उसके, या महिलाओं में निदान में वृद्धि हुई है, या फिर पुरुषों में निदान में कमी हुई है, या केवल आनुवंशिक कारकों के आधार पर निदान में वृद्धि हुई है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हम बी की बात करेंगे, महिलाओं में निदान में वृद्धि हुई है। महिलाओं में ज़्यादातर ऑटिज्म ठीक होते हुए देखा गया है। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 54 की कि निम्न में से कौन सा ऑटिज्म के स्पेक्ट्रम को समझने का घटक नहीं है। तो पहला आंसर ऑप्शन हो जाएगा संचार, दूसरा हो जाएगा बातचीत, तीसरा हो जाएगा व्यक्तित्व लक्षण, चौथा हो जाएगा विचार और व्यवहार। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की, तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम को समझने का जो घटक नहीं है तो वो आपका हो जाएगा व्यक्तित्व लक्षण, क्योंकि बच्चा यहाँ पे अपने व्यक्तित्व को प्रदर्शित नहीं कर पाता है जो आपके ASD से पीड़ित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 55 है कि बौद्धिक अक्षमता की परिभाषा क्या है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा ये शारीरिक अक्षमता है, या संज्ञानात्मक अक्षमता है, या सामाजिक अक्षमता है, या फिर संवेदी अक्षमता है। तो यहाँ हम देखेंगे बौद्धिक अक्षमता की परिभाषा, तो ये आपके ऑप्शन नंबर बी पे सटीक बैठता है, संज्ञानात्मक अक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 56 की बात करेंगे कि इसमें कौन सा बौद्धिक अक्षमता के एटियोलॉजी में योगदान करने वाला कारक नहीं है। तो पहला है आनुवंशिक कारक, दूसरा है पर्यावरणीय कारक, तीसरा है सामाजिक आर्थिक स्थिति और चौथा है सांस्कृतिक कारक। तो यहाँ पे जो आपके बौद्धिक अक्षमता के एटियोलॉजी में योगदान करने वाला जो कारक नहीं है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि सामाजिक आर्थिक स्थिति। ये ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 57 की कि दुनिया भर में बौद्धिक अक्षमता का प्रचलन क्या है। तो दुनिया भर में जो बौद्धिक अक्षमता है ये कितने प्रति व्यक्ति मिलते हैं। तो पहला ऑप्शन है 1000 में से 1, दूसरा है 500 में से 1, तीसरा है 100 में 1 और चौथा है 50 में 1। आपने ASD का पढ़ा था, उसमें जाना कि 100 में से 1 ASD का बच्चा होता है और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से जो ग्रसित होता है वो 50 बच्चे में से कोई एक बच्चा जो है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से अब ग्रसित रहता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 58 की बात करेंगे कि DSM-5 के अनुसार निम्न में से कौन सी बौद्धिक अक्षमता की श्रेणी में नहीं है। तो नहीं है पूछा है तो उसको हम पहले सर्कल कर लेंगे क्योंकि हमें ऑप्शन ढूंढने में आसानी होगी। तो पहला ऑप्शन है हल्का, दूसरा है मध्यम, तीसरा गंभीर और चौथा है मिश्रित। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मिश्रित, जिसको मिक्स्ड बोलते हैं। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 59 की। 59 आपका क्वेश्चन है कि कौन सा बौद्धिक अक्षमता वाले छात्रों के लिए अनुशंसित शिक्षण वातावरण नहीं है। आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्ज़ाम में। तो वीडियो को स्किप किए बिना आप लोग पूरी वीडियो ज़रूर देखें और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें तथा आप हमारी वीडियो से जुड़े भी रहें, हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो मिलती रहे। तो हम चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन के बारे में। यहाँ पे बौद्धिक अक्षमता वाले छात्रों के लिए अनुशंसित शिक्षण वातावरण नहीं है ये पूछा है, तो नहीं
यानी कि हमें निगेटिव ढूंढना है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा समावेशी कक्षाएं, दूसरा हो जाएगा संसाधन कक्ष, और चौथा हो जाएगा तीसरा हो जाएगा स्वनिहित कक्षाएं, और चौथा हो जाएगा अलग अलग संस्थान। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अलग अलग संस्थान जो है ये बौद्धिक अक्षमता वाले छात्रों के लिए जो शिक्षण का वातावरण है वो नहीं रखता है। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 60 की कि शिक्षण वातावरण के संदर्भ में IEP का क्या अर्थ है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा व्यक्तिगत शिक्षा योजना, जिसको IEP बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम, या समावेशी शिक्षा योजना, या एकीकृत शैक्षिक कार्यक्रम। तो यहाँ पे आपका जो IEP का अर्थ होता है वो होता है व्यक्तिगत शिक्षा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 61 है कि बौद्धिक अक्षमता वाले शिक्षार्थियों में देखी जाने वाली एक सामान्य शक्ति क्या है। तो पहला ऑप्शन है कि उन्नत गणितीय तर्क उनमें होता है, या असाधारण स्मृति कौशल होता है, या कुशल भाषा क्षमताएं होती हैं, या मजबूत सामाजिक कौशल होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम में होते हैं बच्चे, उनका जो सामाजिक कौशल होता है वो काफ़ी मजबूत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी बौद्धिक अक्षमता वाले शिक्षार्थियों की सामान्य आवश्यकता नहीं है। तो नहीं पे हम गोला बनाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पे निगेटिव वर्ड्स ढूंढने हैं। तो पहला ऑप्शन है संचार में सहायता, दूसरा है सामाजिक कौशल में सहायता, तीसरा है संवेदी प्रसंस्करण में सहायता, और चौथा है अमूर्त सोच में सहायता। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अमूर्त सोच में सहायता। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 63 की कि बौद्धिक अक्षमताओं वाले शिक्षार्थियों की शिक्षा में हाल ही में क्या रुझान देखा गया है। तो पहला ऑप्शन है कि समावेशी शिक्षा पहलों में कमी, दूसरा है शैक्षिक परिवेश में अलगाव में वृद्धि, तीसरा है व्यक्ति केंद्रित योजना पर जोर, और चौथा है विशेष सहायता सेवाओं में कमी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, व्यक्ति केंद्रित योजना पर जोर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 64 हो जाएगा कि बौद्धिक क्षमताओं वाले बच्चों की एक सामान्य संज्ञानात्मक विशेषता क्या है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा तीव्र सूचना प्रसंस्करण, दूसरा हो जाएगा अमूर्त तर्क के साथ में कठिनाई, तीसरा हो जाएगा असाधारण समस्या समाधान कौशल, और चौथा हो जाएगा उन्नत तार्किक सोच। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, अमूर्त तर्क के साथ में कठिनाई जो है वो बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों की एक सामान्य संज्ञानात्मक विशेषता होती है। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 65 की कि बौद्धिक अक्षमताओं वाले बच्चे आमतौर पर सूचना को कैसे संसाधित करते हैं। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा बेहतरीन तरीके से या बेहतरीन तरीके से, यहाँ पे हो सकता है, दूसरा है तार्किक रूप से, और तीसरा है क्रमिक रूप से, चौथा है स्वचालित रूप से। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, क्रमिक रूप से, क्योंकि बौद्धिक अक्षमता वाले जो हैं वो किसी चीज़ को अगर सुलझा रहे हैं तो उसको स्टेप बाय स्टेप ही कर पाएंगे, वो एक साथ उस चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। आगे क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 66 की कि बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों के लिए कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया अक्सर चुनौतीपूर्ण होती है। तो पहला ऑप्शन है आलोचनात्मक सोच, दूसरा है रचनात्मकता, तीसरा है स्मृति स्मरण, और चौथा है विवरण पर ध्यान। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आलोचनात्मक सोच। नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 67 की, बौद्धिक अक्षमता का स्तर सीखने की विशेषताओं को कैसे प्रभावित करता है। तो बौद्धिक अक्षमता का जो स्तर है उसे सीखने की विशेषता में किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कि इसका सीखने की विशेषताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, निगेटिव वर्ड्स है। दूसरा है दिव्यांगता का उच्च स्तर अधिक सीखने की क्षमताओं से संबंधित होता है, तो निगेटिव वर्ड्स है।
और तीसरा है दिव्यांगता का निम्न स्तर अधिक सीखने की क्षमताओं से संबंधित है, तो ये भी आपका निगेटिव वर्ड्स में है। और डी है यह सीखने की गति और गहराई को प्रभावित करता है, तो आपका यही ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 68 कि सीखने के लिए बौद्धिक अक्षमता के स्तर की प्रासंगिकता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो पहला ऑप्शन है कि बौद्धिक अक्षमता वाले सभी व्यक्तियों में सीखने की समान विशेषताएं होती हैं। दूसरा है बौद्धिक अक्षमता की गंभीरता सीखने के परिणामों को प्रभावित नहीं करती है। तीसरा है व्यक्ति की दिव्यांगता के स्तर को समझने से उसकी ज़रूरतों के अनुसार निर्देश देने में मदद मिलती है। और चौथा है बौद्धिक अक्षमता के स्तर का शैक्षिक प्लेसमेंट निर्णयों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ सीखने के लिए बौद्धिक क्षमता के स्तर के बारे में कहा गया है कि कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि व्यक्ति की दिव्यांगता के स्तर को समझने से उसकी जो ज़रूरतें होती हैं उसके अनुसार निर्देश देने में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 है कि बौद्धिक अक्षमता के स्तर के आधार पर उपयुक्त निर्देशात्मक दृष्टिकोण का एक उदाहरण क्या है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा कि सभी छात्रों के लिए जटिल अमूर्त कार्य प्रदान करना। दूसरा हो जाएगा छात्र की क्षमताओं के अनुरूप व्यक्तिगत निर्देश। तीसरा सभी छात्रों के लिए एक ही दृष्टिकोण का उपयोग करना। और चौथा व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर विचार किए बिना केवल शैक्षणिक उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करना। तो ये आपका गलत हो जाएगा चौथा वाला, क्योंकि निगेटिव है इसमें भी, तीसरे में भी आपके निगेटिव है। और दूसरा आपका है यही आपका सही हो जाएगा, छात्रों की क्षमताओं के अनुरूप ही आप उस व्यक्ति को कोई भी निर्देश दें। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 70 की कि विशिष्ट अधिगम क्षमताओं की प्राथमिक विशेषता क्या है। तो पहला ऑप्शन है औसत से कम बुद्धि। दूसरा है एक या अधिक शैक्षणिक क्षेत्रों में कठिनाई। तीसरा है शारीरिक दुर्बलता। और चौथा है व्यवहार संबंधी समस्याएं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एक या अधिक शैक्षणिक क्षेत्रों में कठिनाई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 71 है कि पढ़ने से संबंधित विशिष्ट अधिगम क्षमता का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। तो आप जानते हैं पढ़ने संबंधी जो विकार होता है वो डिसलेक्सिया से होता है, यही ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। बाकी डिसग्राफिया से आपके लेखन संबंधी विकार होता है और डिसकैलकुलिया से गणितीय संबंधी, डिसप्रैक्सिया इससे आपके चलन संबंधी विकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 72 की बात करेंगे कि निम्न में से किसे विशिष्ट अधिगम क्षमता नहीं माना जाता है। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या फिर डिसकैलकुलिया, डिसप्रैक्सिया या डिसग्राफिया। तो ये आपके डिसकैलकुलिया, डिसप्रैक्सिया, डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसमॉर्फिया, डिसअफेजिया, अफेजिया और बुलिमिया, ये सभी आपके अधिगम क्षमता के प्रकार होते हैं। लेकिन ASD जिसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोलते हैं, ये आपका अधिगम क्षमता का प्रकार नहीं माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 73 की कि डिसग्राफिया की विशेषता क्या है। तो डिसग्राफिया जो है वो आपका पहला ऑप्शन लिखावट और सकल मोटर कौशल में कठिनाई। दूसरा पढ़ने की समझ में कठिनाई। तीसरा भाषण या उच्चारण में कठिनाई। या चौथा गणितीय गणनाओं में कठिनाई। तो यहाँ हम बात करेंगे डिसग्राफिया की, तो ये लेखन संबंधी विकार होता है, अर्थात लिखावट और लेखन हम किसे करते हैं उंगलियों के माध्यम से, तो वो आपका क्या होता है सकल मोटर कौशल में भी कठिनाई देखने को मिलता है। तो ये आपका पढ़ने संबंधी डिसग्राफिया होता है। भाषण या भाषा संबंधी ये आपका डिसअफेजिया होता है। और आपका गणितीय गणना संबंधी तो ये डिसकैलकुलिया होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 74 की
कि कितने प्रतिशत लोगों में डिसलेक्सिया होने का अनुमान है। तो पहला ऑप्शन है 5 से 10%, दूसरा है 20 से 25%, तीसरा है 1 से 3% और चौथा है 30 से 35%। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, 1 से 3% जो बच्चे होते हैं उनमें डिसलेक्सिया होने का अनुमान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 75 है कि डिसकैल्कुलिया की विशेषता क्या है। तो पहला है पढ़ने संबंधी विकार, दूसरा लेखन संबंधी, तीसरा आपका गणितीय और चौथा सकल मोटर कौशल। तो डिसकैल्कुलिया कैलकुलेटर से आप अगर क्या करते हैं तो कैलकुलेटर से आप गणितीय संबंधी गणनाएं करते हैं, तो इसी से आप लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 76 की विकासात्मक वाचाघात जिसको अफेजिया बोलते हैं एक और शब्द है। तो डिस्ग्राफिया है, डिसलेक्सिया है, डिसकैल्कुलिया है या डिस्प्रैक्सिया है। तो ऑप्शन नंबर बी डिसलेक्सिया है ये आपका, अगर उसको हम अफेजिया शब्द दें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 77 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट सीखने की अक्षमता के बारे में एक सामान्य मिथक झूठ है। मिथक को झूठ बोलते हैं, ये मिथक का अर्थ होता है झूठ। नेक्स्ट इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं 4। पहला है कि वे केवल कम आय वाले परिवारों के बच्चों को प्रभावित करते हैं, दूसरा है वे खराब पालन पोषण के कारण होते हैं, तीसरा है उन्हें दवा से ठीक किया जा सकता है और चौथा है वे बुद्धिमत्ता से प्रभावित नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, उन्हें दवा से ठीक किया जा सकता है। क्योंकि आप देख रहे हैं इसके बारे में झूठ पूछा गया था, तो दवा से अधिगम क्षमता को आप ठीक नहीं कर सकते हैं, इसको आप थोड़ा बहुत इनके साथ में प्रैक्टिस वगैरह करके आप इसको सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 78 कि विशिष्ट सीखने की अक्षमता मुख्य रूप से कार्य करने के किस क्षेत्र को प्रभावित करती है। तो पहला ऑप्शन है शारीरिक क्षमता, दूसरा है भावनात्मक बुद्धिमत्ता, तीसरा है शैक्षणिक कौशल और चौथा है सामाजिक कौशल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शैक्षणिक कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 79 है कि डिस्प्रैक्सिया की विशेषता क्या है। तो पहला ऑप्शन है पढ़ने में कठिनाई, दूसरा है मोटर समन्वय और योजना बनाने में कठिनाई, तीसरा है गणितीय गणनाओं में कठिनाई और चौथा है लिखने में कठिनाई। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मोटर समन्वय और योजना बनाने में कठिनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 80 है कि स्कूली आयु के बच्चों में डिस्ग्राफिया का प्रचलन क्या है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा 1 से 2%, दूसरा है 5 से 10%, तीसरा है 15 से 20% और चौथा है 25 से 30%। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 5 से 10%। ये आपका सही हो जाएगा। डिस्ग्राफिया से जो प्रचलित स्कूली बच्चे हैं उनमें ये चीज़ें देखी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 81 है कि कौन सी डिसलेक्सिया की सामान्य विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे हम निगेटिव वर्ड्स पे पहले मार्क करेंगे, फिर उसके बाद हम ऑप्शन देखेंगे। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, दूसरा शब्द पहचान में कठिनाई, तीसरा स्थानिक जागरूकता में कठिनाई और चौथा धारा प्रवाह विषयक पढ़ने में कठिनाई। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, स्थानिक जागरूकता में कठिनाई। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 82 की विशिष्ट सीखने की अक्षमता के कारण हो सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है आनुवंशिक कारक, दूसरा है खराब शिक्षण विधियाँ, तीसरा है बुद्धि की कमी और चौथा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आनुवंशिक कारक ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 है कि डिसलेक्सिया से पीड़ित कितने प्रतिशत व्यक्तियों के परिवार के किसी सदस्य को भी यह स्थिति हो सकती है। तो पहला ऑप्शन है 10 से 20%, दूसरा है 30 से 40%, तीसरा है 50 से 60 और चौथा है 70 से 80।
तो डिसलेक्सिया से जो पीड़ित प्रतिशत व्यक्तियों के परिवार में से किसी सदस्य को भी यह स्थिति हो सकती है, तो ये लगभग 30 से 40% व्यक्तियों में हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही रहेगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 84 की, कि डिसकैल्कुलिया की विशेषता निम्नलिखित में से सभी में कठिनाई है सिवाय किसके? पहला अंकगणित, दूसरा ज्यामितीय, तीसरा बीजगणित और चौथा त्रिकोणमिति। तो यहाँ पे डिसकैल्कुलिया की बात करेंगे तो ये त्रिकोणमिति जो आपका है इसमें नहीं होता है डिसकैल्कुलिया, ये आपका बाहर हो जाएगा इससे, तो ये ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 85 है कि डिस्ग्राफिया से जुड़ी प्राथमिक कठिनाई क्या है? तो पहला ऑप्शन है गणित की अवधारणाओं को समझने में कठिनाई, दूसरा है लिखावट और सकल मोटर कौशल में कठिनाई, तीसरा है पढ़ने की समझ में कठिनाई और चौथा है सामाजिक कौशल में कठिनाई। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लिखावट और सकल मोटर कौशल में कठिनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 है कि डिसलेक्सिया की एक सामान्य पढ़ने से संबंधित विशेषता क्या है? तो डिसलेक्सिया जो है ये पठन संबंधी विकार भी होता है, इसके साथ साथ ये किसी भी चीज़ों को जो लिखते हैं, शब्दों को लिखते हैं, उसकी पहचान करने में भी कठिनाई होती है। तो पहला ऑप्शन है शब्द पहचान की कठिनाई, तो वैसे भी ये सही ऑप्शन है। दूसरा है गणितीय गणनाओं में कठिनाई, तीसरा है सकल मोटर कौशल में कठिनाई और डी है स्थानिक जागरूकता में कठिनाई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। बाकी गणित से संबंधित आपका डिसकैल्कुलिया है, जानते ही हैं ये, और बाकी ऑप्शन किसी से नहीं मिलता है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 87 है कि डिस्प्रैक्सिया मुख्य रूप से कामकाज के किस पहलू को प्रभावित करता है? तो पहला ऑप्शन है सामाजिक कौशल, दूसरा है भावनात्मक बुद्धिमत्ता, तीसरा है मोटर समन्वय और योजना, चौथा है गणितीय गणना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, मोटर समन्वय और योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 है कि जनसंख्या में विशिष्ट सीखने की क्षमताओं की गणना क्या है? तो पहला ऑप्शन है 100 में से 1, दूसरा है 50 में 1, तीसरा 20 में 1 और 10 में 1, ये आपका डी ऑप्शन है। तो यहाँ पे जनसंख्या में अगर अक्षमता हम देखें SLD की, तो ये आपके 100 में 1 है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 कि कौन सा दृष्टिकोण विशिष्ट अधिगम अक्षमता को समझने में संस्कृति की भूमिका पर जोर देता है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है जैविक दृष्टिकोण, बी ऑप्शन है सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण, सी है मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण, डी है व्यवहारिक दृष्टिकोण। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 90 है कि विशिष्ट अधिगम अक्षमताओं के बारे में एक सामान्य मिथक क्या है? मिथक का मतलब झूठ। पहला, वे टीकों के कारण होते हैं, तो ये आपका क्या है? सही है। वे केवल लड़कों को प्रभावित करते हैं, तो ये भी आपका क्या है? गलत ऑप्शन है। उनका निदान करना आसान है, उन्हें बड़े होने पर दूर किया जा सकता है, तो ये बात सही है आपका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये केवल लड़कों को प्रभावित करते हैं, तो ये गलत ऑप्शन है, लड़के लड़की दोनों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 91 की बात करेंगे कि डिसलेक्सिया से जुड़ी कुछ विशेषताएं क्या हैं? तो पहला ऑप्शन है अंकगणित में कठिनाई, दूसरा है लिखावट में कठिनाई, तीसरा है शब्द पहचान में कठिनाई और डी है सामाजिक कौशल में कठिनाई। तो डिसलेक्सिया जो होता है ये आपका डिसलेक्सिया पठन संबंधी, तो शब्द पहचान में कठिनाई, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 है कि स्कूली आयु के बच्चों में डिसकैल्कुलिया का प्रचलन क्या है? तो पहला ऑप्शन 2 से 5%, दूसरा 10 से 15 और तीसरा 20 से 25% और डी ऑप्शन है 30 से 35%।
तो यहाँ ऑप्शन नंबर स्कूली आयु के बच्चों में डिस्कैलकुलिया का जो प्रचलन है वो 2 से 5% बच्चों में देखा जाता है। आगे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 93 की, कि विशिष्ट अधिगम अक्षमता को समझने में हाल ही में क्या रुझान आया है, यानी कि SLD के बारे में क्या रुझान हाल ही में आया है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा उपचार के लिए दवा पर निर्भर रहने में वृद्धि, या आनुवंशिकी की भूमिका की अधिक मान्यता, या जागरूकता और सहायता में कमी, या शैक्षणिक कठिनाइयों के लिए दंड पर जोर। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आनुवंशिकी की भूमिका की अधिक मान्यता यहाँ पे मानी जा रही है, जो कि इसके तरफ लोगों की ज़्यादा मान्यता बढ़ती जा रही है। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 94 की, कि डिस्कैलकुलिया को कामकाज का कौन सा पहलू मुख्य रूप से प्रभावित होता है। तो डिस्कैलकुलिया से भाषा कौशल प्रभावित होता है, या फिर मोटर समन्वय, या गणितीय क्षमताएं, या फिर सामाजिक कौशल। तो डिस्कैलकुलिया आप जानते हैं गणितीय संबंधी विकार है, तो इसी को प्रभावित करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 है कि डिस्ग्राफिया की एक सामान्य लेखन संबंधी विशेषता क्या है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा शब्द पहचान में कठिनाई, दूसरा हस्तलेखन और सूक्ष्म मोटर कौशल में कठिनाई, तीसरा अंकगणित में कठिनाई, और चौथा सामाजिक कौशल में कठिनाई। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हस्तलेखन और मोटर कौशल में कठिनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 96 है कि निम्नलिखित में से कौन डिस्प्रैक्सिया की विशेषता नहीं है। तो पहला ऑप्शन मोटर समन्वय में कठिनाई, दूसरा भाषा कौशल में कठिनाई, तीसरा कार्यों की योजना बनाने और उन्हें व्यवस्थित करने में कठिनाई, और डी ऑप्शन है सामाजिक संपर्क में कठिनाई। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भाषा कौशल में कठिनाई जो है ये डिस्प्रैक्सिया के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 है कि निम्नलिखित में से कौन डिस्कैलकुलिया की विशेषता नहीं है। हाँ, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, इसमें डिस्प्रैक्सिया है, तो डिस्प्रैक्सिया जो है ये आपके भाषा कौशल में कठिनाई को दर्शाता है। बाकी डिस्थीमिया जो है वो चलन संबंधी विकार को दर्शाता है। थोड़ा सा मुझे ऊपर मिस्टेक हो गया था, आप लोग सही कर लीजिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 97 है कि निम्नलिखित में से कौन डिस्कैलकुलिया की विशेषता नहीं है। तो गणितीय उदाहरणों को समझने में कठिनाई, और दूसरा है गणितीय तथ्यों को याद रखने में कठिनाई, तीसरा है धारा प्रवाह विषयक पढ़ने में कठिनाई, और चौथा है आपका गणितीय संक्रियाएं करने में कठिनाई। तो यहाँ पे अगर हम नहीं है तो धारा प्रवाह विषय जो है पढ़ने में कठिनाई, क्योंकि गणित में पढ़ने की यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है कि धारा प्रवाह से पढ़ाई जाए, एक लय से पढ़ा जाए। यहाँ पे सारी संक्रियाएं की जाती हैं, तो ये यहाँ पे विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 है कि इस गलत धारणा के लिए एक शब्द क्या है कि सीखने की क्षमता वाले व्यक्ति सफलता प्राप्त करने में सक्षम नहीं होते हैं। तो पहला ऑप्शन है कलंक, दूसरा है स्टीरियोटाइप खतरा, और तीसरा है गलत धारणा, और चौथा है मिथक। तो एक तरीके से ये मिथक माना जाता है, झूठ है ये जो गलत धारणा के लिए शब्द है कि सीखने में ये सफलता प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, तो ये एक तरीके से झूठ है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा सांस्कृतिक दृष्टिकोण समाज के सभी पहलुओं में सीखने की अक्षमता वाले व्यक्तियों को समायोजित करने के महत्व पर जोर देता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा चिकित्सा मॉडल, दूसरा सामाजिक मॉडल, तीसरा शैक्षिक मॉडल, चौथा समावेशी मॉडल। तो यहाँ पे आपके समावेशी मॉडल ये आपका सही हो जाएगा। इसी के साथ में आपके एक कम 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं, और 99 क्वेश्चन की ये श्रृंखला रही है। महामैराथन के साथ में आपको पेपर नंबर 2 के अंतर्गत जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे वो आपको करा दिए गए हैं, और ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के भी थे, और कुछ आपके नए क्वेश्चन थे जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे।
तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा। आपको पेपर में किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं देखने को मिलेगी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। ऐसे ही आपको ट्रू एंड फॉल्स के भी सारे क्वेश्चन एक साथ एक वीडियो में महामैराथन के रूप में करा दिया जाएगा, तो आप लोग इसकी चिंता ना करें। बाकी इस वीडियो को तब तक आप लोग एंजॉय करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पेपर की तैयारी करते रहें। तब तक के लिए आप लोग अगर इसका PDF चाहते हैं तो आप लोग स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, आने वाले समय में आपको यहाँ से लाभ ही मिलेगा। तो बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना, धन्यवाद।